चीनी सेना ने ताइवान को अब चारों तरफ से घेरा है। ये बड़ी खबर है ताइवान पर हमले की चीन की बड़ी तैयारी को लेकर, जहां ताइवान के पास 9 अलग अलग जगहों पर चीन की सेना की मौजूदगी की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और ताइवान पर चीनी हमले की पूरी रणनीति आखिर है क्या? चीन की सेना ताइवान पर कभी भी क्या हमला कर सकती है? ये इस वक्त का बड़ा सवाल, क्योंकि आज जिस तरीके से चीन की घेरने की ये योजना ताइवान को लेकर सामने आई है, इसी घेरेबंदी की एक एक जानकारी अब आपके सामने। हालांकि ये इंफॉर्मेशन, ये खबर इस लिहाज से क्योंकि चीन का ये घातक प्लान है क्या, ताइवान को निशाना बनाने की इस कोशिश में उठाया गया ये कदम है क्या, उसी की ये तस्वीर। ताइवान के नजदीक चीन के नौसैनिक जहाज, वायुसेना के लड़ाकू विमान उड़ान भर रहे हैं। ताइवान के आसपास ड्रोन और यूएवी की मूवमेंट देखी गई है। रडार और एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम की तैनाती को लेकर भी खबर सामने आ रही है। हालांकि चीन ताइवान के खिलाफ ये सारी गतिविधि युद्धाभ्यास के नाम पर हो रही है, क्योंकि चीन ने युद्धाभ्यास को जॉइंट स्वॉर्ड 2024 भी नाम दिया है, लेकिन उसकी मंशा कुछ और है। युद्धाभ्यास की आड़ में चीन की यह रणनीति इस वक्त किस लिहाज से लागू की जा रही है? चीन की यह तैयारी है क्या? युद्धाभ्यास के नाम पर ताइवान को जंग के लिए क्या चीन की तरफ से अब उकसाया जा रहा है? ताइवान एयर स्पेस में चीनी वायुसेना के 25 फाइटर जेट और ताइवान स्ट्रेट में चीनी नेवी के 7 जहाजों की मौजूदगी। हालांकि ताइवान स्ट्रेट में पीएलए की वॉरशिप और कई वेसल भी घुस चुके हैं। हालांकि चीनी सेना की इस मूवमेंट से समंदर में तनाव कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि चीन के सैन्य मूवमेंट पर ताइवान तो अलर्ट है ही, ताइवान ने अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था के लिए इसे बहुत बड़ा खतरा बताया है। अब पूरी खबर लाउड एंड क्लियर अंदाज में आपको इंफॉर्मेशन वॉल पर समझाते हैं, क्योंकि यहां इस तस्वीर के साथ साथ यह समझना जरूरी है कि आखिर मकसद क्या है। चीन का मकसद है ताइवान पर सैन्य नियंत्रण करना। यही वजह है कि चारों तरफ से यह घेराव, अमेरिका और उसके सहयोगियों को इसी घेराव के साथ ये बड़ी चेतावनी भी मानी जा रही है। हालांकि ये जो घेराव किया गया है, इसमें कौन कौन शामिल है? सेना, नौसेना, वायुसेना, ड्रोन और यूएवी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और अहम सवाल यही है, क्या ताइवान पर इसका प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि ताइवान जिस तरीके से इस हालात पर नजर बनाए हुए है, अमेरिका उसका स्ट्रैटेजिकल पार्टनर जरूर है, उसे एक चेतावनी इस लिहाज से भी दी जा रही है, क्योंकि अब अमेरिका ने भी चीन के युद्धाभ्यास की निंदा की है और चीन का यह कदम अनुचित बताया है। हालांकि चीन के इस कदम से तनाव और ज्यादा बढ़ेगा, यह बात अमेरिका की तरफ से कही गई। संजय भारद्वाज सर इस वक्त हमारे साथ हैं। और संजय जी, आज की इस खबर को, इस तस्वीर के लिहाज से जरा समझाइए, कोशिश करें इंफॉर्मेशन वॉल पर वही डिटेल एक बार फिर से लाएं, क्योंकि ये जानना समझना इन तस्वीरों के सामने आने के बाद संजय जी बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका ताइवान पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चीन की ये एक और कोशिश रणनीतिक तौर पर कितनी बड़ी? देखिए, इसके 2-3 सुरभी मायने रखे जा सकते हैं। पहली बात की पिछले कुछ समय से अभी तक जिस तरीके से साउथ चाइना सी में एक शांति बरकरार थी, और लेकिन जो स्टेटमेंट आया ताइवान के प्रेसिडेंट का कि चीन इस क्षेत्र में पीस एंड स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब करना चाहता है, और ये उस वक्त जब चल रहा है जब ताइवान अपना इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। तो इस वक्त जो चाइना का अपना, और ये भी बात मान के चलिए कि ताइवान जो है वो चाइना के जो बाकी कंट्रीज के साथ डिस्प्यूट है, जो 9 डिस्प्यूट है, उसकी जगह ताइवान 11 डिस्प्यूट्स की बात करते हैं। जो 2 आइलैंड है, स्पार्टी और पार्शल आइलैंड है, उनको डिस्प्यूट्स को भी बाकी कंट्रीज के साथ जोड़ने का कोशिश कर रहे हैं। तो वहाँ मुझे लग रहा है कि चाइना को एक अंदेशा है कि ये जो इमर्जिंग इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजी है, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के सभी देश शामिल है, उनके साथ ताइवान अलाइन कर रहा है अमेरिका के नेतृत्व में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना में अभी इकोनॉमिक क्राइसिस भी चल रहा है, खासकर जो रियल एस्टेट का क्राइसिस है। तो चाइना उसको डाइल्यूट करने के लिए कि कोई बड़ा क्राइसिस ना बन जाए, वो जो एक स्लो डाउन चाइना में आया है, तो मुझे लगता है कि चाइना इसको डाइल्यूट करने के लिए ताइवान में एक मिलिट्री टेंशन साउथ चाइना सी में ताइवान के आसपास क्रिएट करना चाहता है, और इसीलिए वहां पर चारों तरफ से
उन्होंने एक्सरसाइज और अपना जो नेवल बेस मिलिट्री इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट हो जाती है। संजय सर, मैं आपके पास आती हूँ। मनीष मेरे सहयोगी भी इस वक्त मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। मनीष, 9 तरफ से किया जा रहा है ये घेराव, हालांकि स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस निर्भर करता है ताइवान बहुत हद तक अमेरिका पर भी और जापान पर भी। ये सवाल इसलिए कर रही हूं क्योंकि ये जो चारों तरफ से घेराव किया गया है, क्या ये बहुत अनयूजुअल नहीं है? इसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि चीन की तरफ से लगातार धमकाने के लिए मिलिट्री ड्रिल के नाम पर अलग अलग बार कोशिश की जा रही है। हाँ। और इस साल जो सो कॉल्ड ज्वाइंट स्वॉर्ड 2024 भी है, यानी कि इस साल ये दूसरी बार ऐसा कर रहे हैं और हर बार वो मिलिट्री ड्रिल के बहाने ताइपे के और ताइवान के बॉर्डर के और करीब आ रहे हैं। चीन की मिलिट्री ज्यादा की संख्या में युद्धपोत और ज्यादा मिलिट्री पावर के साथ ताइवान के और करीब आ रहा है। तो मुझे हमेशा ये लगता है कि कहीं भेड़िया आया वाली बात एक दिन सच न साबित हो जाए। वो इसलिए क्योंकि अमेरिका या बाकी मुल्क सोचेंगे कि ये चीन का एक और मिलिट्री एक्सरसाइज है, लेकिन चीन की यही फितरत है। याद करिए कि हमारे यहाँ भारत चीन सीमा पर क्या हुआ था, पेंगोंग लेक के पास भी तो वो मिलिट्री एक्सरसाइज के लिए आए थे। यही सेम स्ट्रेटजी वो ताइवान के साथ अपना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है सुरभि, हम और आप अभी बात कर रहे हैं, कुछ देर पहले ताइवान के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक बयान जारी करके चीन के इस मिलिट्री ड्रिल का खंडन किया और उनका और साफ तौर पर कहा है कि चीन के इस धमकाने वाले और इस तरह के आक्रामक रुख से ताइवान डरने वाला नहीं है। और हम सब ने देखा है कि ताइवान की रक्षा मंत्रालय और ताइवान की फोर्स लगातार एक्टिव है और आज भी उसके कोस्ट गार्ड और फाइटर जेट आसमान में लगातार निगरानी कर रहे हैं। मनीष, रोकना चाहूंगी कुछ सेकंड के लिए आपको। अगली खबर भी एक ऐसे युद्ध अभ्यास को लेकर है और इसी पर आपसे सवाल करूंगी। और संजय सर, आपसे भी इसको लेकर सवाल होगा क्योंकि अब नेटो के 8वें युद्ध अभ्यास की हो चुकी है शुरुआत और रूसी बॉर्डर के पास चल रहे युद्ध अभ्यास को लेकर आज खबर है। 8वें युद्ध अभ्यास में नेटो के 13 देश शामिल बताए जा रहे हैं। 8वें युद्ध अभ्यास का नाम है स्टेडफास्ट और युद्ध अभ्यास में 8वीं पावर वाले जेट भी शामिल बताए जा रहे हैं। तो अब स्टेडफास्ट को लेकर किए जा रहे इस ऑपरेशन के बारे में भी एक डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने होगी क्योंकि ये नेटो का एक एटमी युद्ध अभ्यास है जिसकी शुरुआत हुई है। तो खबर क्या है, सबसे पहले ये जान लीजिए लाउड एंड क्लियर अंदाज में। ये नेटो का एटमी युद्ध अभ्यास की शुरुआत को लेकर खबर है जिसका नाम है स्टेडफास्ट। रूस बॉर्डर के पास न्यूक्लियर ड्रिल को लेकर यह खबर सामने आ रही है। नीदरलैंड, बेल्जियम, डेनमार्क, ब्रिटेन के एयर स्पेस में युद्धाभ्यास और 2 हफ्ते तक यह युद्धाभ्यास चलेगा जहां इस युद्धाभ्यास में 13 देश शामिल हैं। कौन कौन से हैं वो आपको बता दें। 60 से ज्यादा फाइटर प्लेन इसमें शामिल बताए जा रहे हैं, परमाणु सक्षम फाइटर जेट्स, 2000 से ज्यादा जवान, F-35A समेत कई फाइटर जेट्स और बम वर्षक लड़ाकू एयरक्राफ्ट भी इसमें, एस्कॉट्स भी इसमें शामिल बताए जा रहे हैं। और खास बात यह है कि युद्धाभ्यास से रूस को एक बड़ा संदेश देने की ये कोशिश हो रही है। हालांकि यूक्रेन के साथ नेटो देश जिस मजबूती के साथ खड़े हैं, वक्त वक्त पर किए जा रहे युद्धाभ्यास, इसकी टाइमिंग भी मनीष बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज की तारीख में दुनिया में जो अलग अलग वॉर फ्रंट बने हुए हैं, नाटो की तरफ से लगातार इस तरह की वॉर एक्सरसाइज करके दरअसल मकसद है रूस को प्रोवोक करना और या फिर कहें कि दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है। रूस और नाटो के बीच कभी भी सीधी जंग हो सकती है। बल्कि तेल अवीव के एयरपोर्ट से मौजूद होकर मैं आपको कह सकता हूं कि मैं आज भी मिडिल ईस्ट में चल रही वॉर को रूस यूक्रेन या रूस वर्सेस नाटो का एक्सटेंशन वॉर मानता हूं। और ऐसी स्थिति में जब यहाँ पर भी अमेरिका और रूस मिडिल ईस्ट में भी आमने सामने है, ऐसे में जब नाटो की तरफ से वॉर एक्सरसाइज की जा रही है, क्योंकि सबको पता है कि किसी भी समय ऐसा हो सकता है। देखिए, पिछले दिनों F-16 विमान को यूक्रेन पहुंच चुके हैं। F-16 विमान हवा में उड़ रहे हैं और लॉन्ग रेंज मिसाइल से जिस दिन रूस के किसी भी शहर में हमला होगा, उसके तुरंत बाद रूस बनाम नाटो की सीधी जंग शुरू हो जाएगी। और नाटो उसी के लिए तैयारी कर रहा है कि जब रूस के साथ सीधी लड़ाई होगी तो फिर किस तरीके से हमला करना है, किस तरीके से जवाब करना है। बिल्कुल, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर है और उसके बाद संजय सर मैं आपके पास आती हूं क्योंकि इजराइल पर हिजबुल्लाह के अटैक के बाद एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां ड्रोन अटैक वाली जगह पर आईडीएफ चीफ हर्जी हेलेवी और जिस बेस पर कल हमला हुआ वहां पर आईडीएफ चीफ पहुंचे हैं। आपको बता दें, ड्रोन हमले के बाद आईडीएफ चीफ की ये पहली तस्वीर सामने आई है। TV9 पर बेस से आईडीएफ चीफ की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं और ये जो तस्वीर सामने आ रही है, आपको बता दूं ड्रोन हमले के बाद आईडीएफ चीफ की ये पहली तस्वीर है और जिस बेस पर कल हमला हुआ वहां पर आईडीएफ चीफ की
मौजूदगी को लेकर यह तस्वीर सामने आई है। हालांकि हिजबुल्लाह ने किस तरीके से इजरायली डिफेंस को भेदा, यह पिछले कई घंटों में एक सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है, क्योंकि मिसाइल यूनिट ने एक साथ कई मिसाइलें फायर की हैं। एयर डिफेंस मिसाइलों को इंटरसेप्ट करने में लगे थे। मिसाइल लॉन्च करने के साथ ही इजरायल में ड्रोन तक भेजे गए और इस्लामिक रेजिस्टेंस के ड्रोन यूनिट ने जिस तरीके से हमला किया, एडवांस ड्रोन को एयर डिफेंस ट्रैक नहीं कर सका। हालांकि रडार से बचकर बड़ी तादाद में ड्रोन इजरायल पहुंचे और इजरायली बेस में सीरियल ब्लास्ट करने का दावा भी किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट यह है कि ड्रोन हमले में इजरायली सेना को बड़े नुकसान का दावा किया गया है। संजय सर, अब ये इजरायल के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती भी बन चुकी है। क्या वो उसको लेकर वाकई इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो चुका था कि किस आधार पर अब वो रूल आउट करेगा कि इजरायल सीधे तौर पर हिजबुल्लाह के टारगेट पर नहीं है? देखिए, निश्चित रूप से ये बात मान के चलिए कि इजराइल इतना इग्नोरेंट नहीं था। उनकी जो अपनी इंटेलिजेंस अपनी इतनी इग्नोरेंट नहीं थी कि उनको ये अंदेशा नहीं है कि ईरान या हिजबुल्लाह से किसी भी तरीके का कोई अटैक नहीं हुआ। क्योंकि पास्ट में भी अगर 8 अक्टूबर को भी आप देखेंगे तो हमास का जो 7 अक्टूबर को अटैक हुआ वो भी इजराइल में ही हुआ। तो इजराइल बार बार, और नॉर्दर्न जो बॉर्डर है उसका, उस पर भी अटैक हुआ और काफ़ी कुछ हद तक रिफ्यूजी होना पड़ा इजराइल के लोगों को। तो निश्चित रूप से इजराइल इस बात के लिए प्रिपेयर्ड है। और ये जो इनकी अपनी डिफेंस सिस्टम को भेजने वाली बात है, तो बात मान के चलिए कि इजराइल को ये बात पता है कि हिजबुल्लाह के पास जो एडवांस हथियार है वो निश्चित रूप से ईरान या बाकी जो देशों से, ईरान में भी कहाँ से आ रहे हैं ये भी बात सबको पता है कि ईरान से होते हुए हिजबुल्लाह के पास आ रहे हैं। और जिस तरीके के ग्रेनेड अटैक हो रहे हैं और मिसाइल अटैक हो रहे हैं, तो निश्चित रूप से हिजबुल्लाह को पूरा इक्विप्ड किया गया है। और इजराइल ये बात जानता भी है कि कभी भी कि हिजबुल्लाह या बाकी जो प्रॉक्सीज हैं ये इजराइल पर अटैक कर सकते हैं। और इसी प्रिपरेशन में के आधार पे ही ये ग्राउंड जो ऑपरेशन किया इजराइल ने हिजबुल्लाह के बेसिस पे जो सदर्न लेबनान में है, तो इसको खत्म करने को और इसको टारगेट करने की दिशा में ही मुझे लग रहा है कि ये बढ़त थी। मनीष, आप क्योंकि वहां पर मौजूद हैं, आप हाइफा पर भी गए जहां सबसे ज्यादा स्ट्रैटेजिकल इंपॉर्टेंस देखते हुए हमने सवाल आपसे किया था कि इसे क्यों टारगेट किया जा रहा है। अब जिस तरीके से ड्रोन अटैक वाली जगह से आईडीएफ चीफ की ये तस्वीर सामने आ रही है, इस चूक को लेकर इजरायल की तरफ से फिलहाल क्या कहा गया? देखिए, आईडीएफ ने ये वीडियो जारी करके, दरअसल अगर मैं कहूं तो हिंदी फिल्म का जो टाइटल है उस तरीके का एक मैसेज देने की कोशिश की है कि जिंदा है टाइगर। तो कहने का मतलब यह है कि आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी को लेकर पिछले 12 घंटे से ये लगातार अफवाह फैली हुई थी। और खास करके जो ईरानियन या हिजबुल्लाह की तरफ से जो तमाम मीडिया सोर्सेज थे उसके हवाले से ये कहा जा रहा था कि हिजबुल्लाह के ड्रोन हमले में आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी भी मारे गए। लेकिन 12 घंटे के बाद आईडीएफ ने ये वीडियो जारी किया है और इस वीडियो में आईडीएफ चीफ हरजी हलेवी अपने सैनिकों के साथ उसी बेस में मौजूद है जिस बेस पर कल हमला हुआ था। देखिए, जहां तक ड्रोन कैसे कामयाब हुआ, हिजबुल्लाह को कैसे सफलता मिली, तो वो कहते हैं ना कि महाकवि अज्ञे कहते हैं कि अबद्ध नहीं हो तुम, एक दिन गच्चा खाओगे और मारे जाओगे। तो युद्ध में इस तरह की चीजें होती है। महाभारत के युद्ध में भी भगवान कृष्ण पांडव के साथ थे, इसके बावजूद पांडवों की तरफ से अभिमन्यु मारा गया था या पांडवों के बहुत सारे दूसरे योद्धा मारे गए थे। तो इजराइल और ईरान की लड़ाई में कौन कौरव है कौन पांडव है, इससे अलग भी अगर आप होकर देखें तो युद्ध में हिजबुल्लाह की तरफ से ड्रोन से लगातार हमले किए जा रहे थे। पिछले 24 घंटे के अंदर कम से कम 25 बार हमले किए गए। उसमें से एक हमला जो है वो सटीक बैठा है, और वो सटीक हमला ऐसा बैठा कि इजराइल पर अब तक का ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था। यानी कि 1 अक्टूबर को ईरान के हमले से ज्यादा बड़ा नुकसान इस हमले में हुआ जो कल शाम में हुआ है। बिल्कुल, और 24 घंटे में 25 से ज्यादा हमलों को जिस तरीके से अंजाम दिया गया। एक और बड़ी खबर, और जल्द आपके पास मनीष लौटूंगी, क्योंकि ईरान पर बड़े हमले की तैयारी में इजरायल है। ये खबर पिछले कई दिनों से आ रही है, लेकिन इजरायल कौन कौन से ऐसे टारगेट सेट कर रहा है, इजरायल के निशाने पर ईरान के कौन कौन से महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, यही इंफॉर्मेशन आपके सामने। क्योंकि इजरायल ने जिस तरीके से हमले वाली जगहों की बाकायदा एक फेहरिस्त तैयार कर ली है, इसके बारे में आज एक डिटेल आपके सामने रखूंगी और इंफॉर्मेशन वॉल पर भी ये डिटेल आपके सामने होगी। ये समझाते हुए इस सवाल को लेकर करूंगी एक्सपर्ट से भी सवाल, उससे पहले ये इंफॉर्मेशन कि आखिर वो लिस्ट में कौन कौन सी जगह है जहां पर सही वक्त आने का इंतजार कर रहा है इजरायल और इन्हें सीधे तौर पर टारगेट कर सकता है। इमाम खुमैनी स्पेस सेंटर इसमें आज नाम शामिल किया गया है।
अरक मिसाइल बेस, इस्फहान मिसाइल बेस, ये परमाणु ठिकाने हैं जिसको लेकर बकायदा ये खबर सामने आ रही है कि ये अब इजराइल के निशाने पर हो सकते हैं। जहां तक सवाल एयरफोर्स बेस का है तो उसमें हमदान, ज़ेहदान और तबरीज एयरफोर्स बेस बताए जा रहे हैं। इसमें परमाणु ठिकानों के साथ साथ एयरफोर्स बेस भी टारगेट पर जिस तरीके से माना जा रहा है, हमने ये अभी तक स्ट्रैटेजी के तहत मनीष ये इंफॉर्मेशन पहले भी डिस्कस की थी कि किस तरीके से नौसेना बेस भी इसमें शामिल हो सकते हैं। बंदरे महशर और जस के साथ साथ बुशर भी वो लोकेशन बताई जा रही है जो कि नौसेना का बेस है और बकायदा इस लिस्ट में इनकी मौजूदगी ये भी टारगेट सेट करने की कोशिश जो इजराइल कर रहा है। ऑयल रिफाइनरीज, वेपन डिपोज, परमाणु ठिकानों को देखते हुए अब जिस तरीके से इस फेरिस्त के जरिए एक इंफॉर्मेशन सामने आ रही है, ये स्ट्रैटेजी क्या है अब ईरान को सीधे तौर पर इसकी चपेट में टारगेट करते हुए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इजराइल की तरफ से कहा तो यही गया है कि ईरान पर जो हमला होगा वो लीथल होगा, प्रिसाइज होगा और इन सबसे बढ़कर सरप्राइज होगा। और इसीलिए तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे हैं कि इजराइल का हमला होगा तो कैसा होगा। देखिए, होना तो है ही, इजराइल को इंतकाम लेना ही है, ये बात तो वो कह ही रहे, लेकिन किस तरीके का हमला होगा? क्या न्यूक्लियर साइट पर हमला होगा, मिलिट्री साइट पर हमला होगा, या फिर ऑयल एसेट्स पर हमले होंगे, या फिर ईरान के नेवी साइट्स पर हमला होगा? बड़ी बात यह है कि किसी भी तरीके का हमला करने के लिए इजराइल को करीब 2000 मील जाकर ईरान के उन जगहों पर अटैक करना पड़ेगा और इसके लिए इजराइल के मनीष, इस बीच एक और बड़ी खबर है जहां इजराइल को थार डिफेंस सिस्टम देने से ईरान खफा हो चुका है और ईरान की इजराइल अमेरिका को ये बड़ी धमकी है, हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं। और ईरान के विदेश मंत्री अरागची की ये वार्निंग सामने आ रही है, अमेरिकी सैनिकों का इजराइल आना भी खतरनाक बता रहे हैं। हालांकि आपको ये बताते हैं कि ईरान की इस नाराजगी की वजह क्या है और ईरानी विदेश मंत्री अरागची ने इसको लेकर क्या कहा है। तो नो रेड लाइन, ईरान की ये बड़ी वार्निंग है। हालांकि इसमें यह जानिए कि ईरान की नाराजगी इस बात को लेकर है कि इजराइल आएंगे अमेरिकी सैनिक, थाड मिसाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए आएंगे, आईडीएफ को ऑपरेट करने की बकायदा ट्रेनिंग देंगे और इजराइल में मौजूदगी से ईरान की इस नाराजगी को समझा जा सकता है। जहां विदेश मंत्री अब्बास अरागची का यह बयान सामने आया कि हमने टालने के लिए हर मुमकिन कोशिश की, हमारे पास कोई रेड लाइन नहीं है, इजरायली हमले को नहीं ईरान सहेगा और लोगों की रक्षा करने के लिए वो कुछ भी करेंगे, अपनी तरफ से सभी जरूरी कदम उठाएंगे, इजराइल से आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। और अमेरिका को यह नसीहत दी जा रही है कि यूएस जवानों का इजराइल आना खतरनाक, मिसाइल सिस्टम के साथ आना सही नहीं, अपने जवानों की जान खतरे में अमेरिका डाल रहा है और अमेरिकी कदम से ऑल आउट वॉर का खतरा भी बढ़ेगा। संजय सर, यही एक सवाल आपसे करूंगी, ऑल आउट वॉर के खतरे को देखते हुए, क्योंकि अमेरिका को ईरान की धमकी क्यों है, इस बारे में भी एक इंफॉर्मेशन रखना चाहती हूं, क्योंकि थाड डिफेंस सिस्टम देने के फैसले पर जिस तरीके से यह भड़का है, पहली बार इस युद्ध में इजराइल की धरती पर अमेरिकी सेना उतरेगी और डिफेंस सिस्टम ऑपरेट करने के लिए अमेरिका अपने सैनिक भेज रहा है। इजराइल को हवाई हमलों से बचाने के लिए अमेरिका का यह फैसला है और अमेरिका की सीधी मौजूदगी से ईरान की किस तरीके से मुश्किलें बढ़ेंगी, हिजबुल्लाह के हमले पूरी तरीके से क्या बेअसर हो सकते हैं। हालांकि इजराइल के पास ब्रह्मास्त्र थाड जो है उसके बारे में भी एक जल्द इंफॉर्मेशन रख देती हूं, क्योंकि थाड टर्मिनल हाई ऑल्टीट्यूड एरिया डिफेंस, दुनिया का ये सबसे एडवांस मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, बैलिस्टिक मिसाइल्स को तेजी से मार गिराने में भी ये सक्षम है। खासियत क्या है, हिट टू किल टेक्निक पर ये काम करता है, उड़ान की शुरुआत में ही टारगेट को मार गिराता है और हथियारों को रोकता नहीं है, खत्म करता है। ताकत बेहद मजबूत रडार सिस्टम, टारगेट को पलक झपकते ही खत्म कर सकता है। 200 किलोमीटर की दूरी तक मारने की क्षमता, 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक मारने में सक्षम और एक बार में 8 एंटी मिसाइल दागी जा सकती है। कितने देशों के पास है, जल्द इंफॉर्मेशन, क्योंकि अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के पास ये है। लेकिन इस हालात में सीधे तौर पर अमेरिका को ईरान की क्या ये धमकी मानी जाए, क्योंकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका की इस मूवमेंट को लेकर तो पिछले कई दिनों से संजय सर खबरें आ रही थी। इसमें 2-3 एंगल है सुरभि। पहली बात कि जिस तरीके से आप जो इजराइल के प्रधानमंत्री सीधे सीधे जो एडवाइस अमेरिका से मिल रही है, पब्लिक एडवाइस जिसकी मैं कहूंगा, चाहे सीज पावर को लेके हो या ऑपरेशंस, ग्राउंड लेवल ऑपरेशंस को लेके हो, वो किसी से अमेरिका से इन पे सहमत नहीं है, पब्लिकली सहमत नहीं है। लेकिन ये बात साफ है कि एक स्ट्रॉन्ग जो लॉबी है इजराइल की, वो अमेरिका में काम कर रही है और अमेरिका
लगातार इजराइल को, चाहे वो लॉजिस्टिक सपोर्ट हो, चाहे आर्म्स एम्यूनेशन का सपोर्ट हो, या बाकी पॉलिटिकल फ्रंट पे सपोर्ट देता रहा है। अब पहली बार, और ये बात अमेरिका जानता है कि ये सीधा कन्फ्रंटेशन है, इजराइल रुकेगा नहीं, ईरान तक जाएगा। तो एक बेसिकली आप प्री लॉन्चिंग तैयारी है कि अमेरिकन सोल्जर्स, अमेरिकन जवान वहां पे आएंगे और थर्ड मिसाइल को कैसे ऑपरेट करना, एक तरीके की अंडरस्टैंडिंग, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग लाना है इजराइल और अमेरिकन सैनिकों के बीच में। क्योंकि जो ऑपरेशन जो आप जिसकी बात कर रहे हैं कि ईरान सीधा टारगेट पे, ईरान ही टारगेट नहीं, ईरान की जो स्ट्रेंथ है, चाहे वो ऑयल रिफाइनरी हो, चाहे न्यूक्लियर बेस हो, चाहे उनके पोर्ट्स हो या नेवल बेस हो, वो सब टारगेट पे। क्योंकि जो पहला खतरा है ईरान को, और जो ईरान से जो पहला खतरा है वो इजराइल और अमेरिका को। और ईरान नंबर 1 एनिमी है, और ये बात पूरा मिडिल ईस्ट जानता है, चाहे सऊदी अरबिया हो, चाहे बाकी वो सब जानते हैं कि ईरान एक खतरा है, ना केवल अमेरिका और इजराइल के लिए, बाकी पूरे मिडिल ईस्ट के लिए। ईरान को दबाना और उसको लिमिटेड करना, और उसी के तहत जो स्ट्रैटेजीज अपनाई जा रही हैं उसी को लेकर बड़ी खबरें भी सामने आ रही हैं। क्योंकि अब ग्राउंड ऑपरेशंस के तहत भी जिस तरीके से इजराइल कदम आगे बढ़ा चुका है, ईरान को लेकर उसकी रणनीति क्या है, यही आज की सबसे बड़ी खबर रही। आप दोनों का हमें ज्वाइन करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और इस वक्त एक और सबसे बड़ी खबर, लेटेस्ट न्यूज, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से दिल्ली सीएम आतिशी की मुलाकात हुई है। और दिल्ली सीएम बनने के बाद पीएम मोदी से मुलाकात की ये पहली तस्वीर अब आपके सामने। सीएम बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी से आतिशी की ये पहली मुलाकात, और दिल्ली की सीएम की इस मुलाकात के बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी आमोद राय इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। जी बताएं आमोद जी। देखिए सुरभि, सीएम बनने के बाद ये पहली मुलाकात है, औपचारिक मुलाकात इसको बताया जा रहा है। चूंकि जिस तरह से आतिशी को मुख्यमंत्री जिन परिस्थितियों में बनाया गया, उसके बाद से उनकी अब तक भेंट नहीं हुई थी। तो आज की जो मुलाकात है ये अहम इसलिए भी है क्योंकि इससे पहले जो प्रधानमंत्री के साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुलाकात बहुत कम हो पाई है। लिहाजा आतिशी मुख्यमंत्री बनने के तुरंत बाद जाकर मुलाकात की है। ये कहीं ना कहीं एक कर्टसी के रूप में भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और एक जो राजनीतिक ये होता है विचार, उसके तौर पे भी बहुत महत्वपूर्ण रखता है कि देश में लोकतंत्र जो है में एक मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के जो रिश्ते होने चाहिए वो किस तरह से होने चाहिए, और उसके लिहाज से भी ये बहुत इम्पोर्टेंट मूवमेंट कहा जा सकता है। चलिए, तो दिल्ली की मुख्यमंत्री बनने के बाद शिष्टाचार भेंट की और वही तस्वीर अब आपके सामने। शुक्रिया आमोद जी। एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं, क्योंकि यूपी के बहराइच हिंसा पर यूपी सरकार अब सख्त है और गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश बहराइच पहुंचे हैं। तस्वीर भी आपके सामने होगी। आपको बता दें, सीएम योगी ने बहराइच जाने के निर्देश दिए थे। 30 उपद्रवी हिरासत में भी इस बीच लिए गए हैं। उपद्रवियों ने 10 घरों में आग लगाई थी। पीड़ितों को बचाकर थाने लाई है अब पुलिस। तो फिलहाल ये अब से थोड़ी देर पहले की वो तस्वीर है जिसमें पीड़ितों को बचाने के लिए मौके पर पहुंची पुलिस की ये तस्वीरें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि इस बीच खबर ये सामने आ रही है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहराइच जाने के निर्देश दिए थे गृह विभाग के सचिव संजीव गुप्ता और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को। बहराइच के ही हरदी थाना क्षेत्र में महाराजगंज कस्बे में बीती शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान हिंसा हुई थी और इस दौरान एक युवक की मौत हुई, जबकि कई लोग घायल बताए गए। घटना के बाद गुस्साई भीड़ ने आज तोड़फोड़ की, आगजनी हुई। हालात काबू में करने के लिए भारी पुलिस बल को बुलाना पड़ा और लाठीचार्ज भी हुआ। आपको बता दें, मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और पीएससी के जवानों की तैनाती की गई। उपद्रवियों ने बाइक के शोरूम में आग लगाई। कैसे आग लगाई और उस वक्त हालात क्या हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता विपिन चौबे। थोड़ी देर पहले जो उग्र भीड़ है वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रही थी, और अब देखिए बाइक के एक शोरूम में आग लगा दी गई है, और पहले नीचे की तरफ जो गाड़ियां हैं उसमें आग लगाया गया है, और उसके बाद आप देखेंगे इन गाड़ियों में देखिए कैसे आग लगाया गया है, और इसके बाद शोरूम के अंदर घुस गए हैं लोग, और शोरूम के अंदर घुसकर आग लगाया गया है। पूरे शोरूम में आग लगा हुआ है, और दर्जनों की तादाद में जो मोटर बाइक्स हैं वो यहां पर रखी थी वो जल गई हैं। आपको उस हम बाइक के शोरूम के अंदर ले चलने की कोशिश करते हैं, और नई नई गाड़ियां यहां पर रखी हुई हैं और उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। मेरे कैमरा पर्सन सुभाष थोड़ा केयरफुल होकर आइएगा, और इस तरफ देखिए, हालांकि अंदर काला धुआं उठ रहा है। नई गाड़ियां आपको नजर आएंगी। ये ब्रांड न्यू वो गाड़ियां हैं जो सेल के लिए यहां रखी गई थी, लेकिन
उन गाड़ियों में आग लगा दी गई है। पहले शटर को खोला गया है और अब हिंसक भीड़ ने यहां पर आगजनी की है। लोगों में बहुत ज्यादा नाराजगी है और आप समझ सकते हैं कि इस शोरूम में आग लगाने का मकसद यही है कि एजेंसी है, कृष्णा एंड कंपनी है, अनूप शुक्ला सिकंदरपुर की एजेंसी है। यहाँ पर स्टाफ पूरा मुसलमानों का रहता है, उन्होंने ही आग लगाई है और इसके बाद वो निकल लिए हैं। और ताकि और आप समझ सकते हैं, देखिए यहाँ पर हालात क्या बने हुए हैं। ये देखिए यहाँ पर हीरो मोटर बाइक की एजेंसी है और उस एजेंसी पर यहां पर आग लगाई गई है। लोग बहुत ज्यादा नाराज हैं। विपिन चौबे लगातार इस वक्त जगह हर एक डिटेल हमें पहुंचा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से लगा यहां पर हालात बिगड़ गए और बहराइच हिंसा पर एक्शन को लेकर विपिन फिलहाल क्या खबर है? संभव हो तो सीधी तस्वीरें दिखाएं, हालात बताएं। सुरभि, मैं इस वक्त बहराइच के महाराजगंज के उस शमशान घाट पर मौजूद हूं जहां पर थोड़ी देर पहले जो कल दुर्गा पूजा हिंसा के दौरान जिस शख्स की मौत हुई थी, रामगोपाल मिश्र, उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बहुत बड़ी तादाद में पब्लिक यहां पर इकट्ठा है और हम आपको सीधी तस्वीरें उस शमशान घाट की दिखा रहे हैं जहां पर उनकी चिता को थोड़ी देर पहले मुखाग्नि दी गई है। तमाम हजारों की तादाद में लोग श्रद्धांजलि देने यहां पर आए थे और बताया ऐसा जा रहा है कि कल दुर्गा पूजा के जुलूस में रामगोपाल मिश्र भी शामिल थे और जब पत्थरबाजी की गई, आरोप ऐसा लगाया जा रहा है पहले पत्थरबाजी की गई है और उसके बाद जब रोकने की कोशिश की गई तो दो गुट, दो समुदाय आमने सामने आ गए और उसमें गोली चली है। 20 राउंड के आसपास गोली चलने का जिक्र आ रहा है और उसमें रामगोपाल मिश्र की मौत हो गई थी। परिवारजन सुबह पोस्टमार्टम के बाद इनके शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे और कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे थे। इस दौरान कई जगहों पर हिंसा भी देखने को मिली, आगजनी भी देखने को मिली है और उसकी तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। लेकिन मौके पर आप देखिए हजारों की तादाद में यहां पर लोग जमा हैं और स्थानीय विधायक सोमेश्वर सिंह भी यहां पर आए हुए। एक बार उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि हालात क्या है। फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में एक बड़ी बैठक की है, डीजीपी से मामले की जानकारी ली है और तत्काल लखनऊ से दो बड़े अधिकारी एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश और इसके अलावा गृह सचिव संजीव गुप्ता वहां से यहां पर भेजे गए हैं और उसके बाद उन्होंने मोर्चा संभाला है। हालात अब काबू में हैं। रह रहकर कुछ गांवों में हिंसा और आगजनी की खबरें आ रही हैं, लेकिन फिलहाल महाराजगंज का वो इलाका जहां कल हिंसा हुई, जहां आज हिंसा हुई, वो इलाका फिलहाल शांत नजर आ रहा है। एक मिनट के लिए आपको रोक रही हूं क्योंकि ये चार तस्वीरें एक साथ दिखाना चाहती हूं। तनाव की वो तस्वीरें जिसमें ये साफ हुआ कि कैसे हिंसक प्रदर्शन के दौरान आगजनी की घटना हुई, दुकानों के बाहर आगजनी और तोड़फोड़ की गई, ई रिक्शा में आग लगा दी गई, हिंसक भीड़ ने कार में आग लगा दी और प्रदर्शनकारियों ने बाइक शोरूम और हॉस्पिटल के बाहर मेडिकल स्टोर में भी आग लगा दी। विपिन, इन चार तस्वीरों से यह साफ हो गया जिस बात का आप ये जिक्र कर रहे हैं और यही वजह है कि मैंने आपसे सवाल किया इस हिंसक प्रदर्शन के बीच आज के हालात, आज की ये तस्वीर और इस पर हुआ एक्शन। सरकार ने और स्थानीय प्रशासन ने यह अंदेशा था कि वो इलाका एक समुदाय विशेष का इलाका है और वहां पर टेंशन हो सकती है। अगर कल पुलिस ने मुकम्मल व्यवस्था की होती, क्योंकि पुलिस को मालूम था कि जुलूस का रास्ता वहां है, वहां पर टेंशन हो सकता है, वहां इस तरह की आशंका व्यक्त की गई थी, वहां पर मुकम्मल इंतजाम नहीं था, इसीलिए पथराव हुआ, पथराव के बाद हिंसा हुई और हिंसा में कई लोग घायल हुए और एक शख्स की मौत हुई। सबसे बड़ा आरोप पुलिस पर है कि पुलिस ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई और अगर पुलिस जिम्मेदारी निभाती तो ना कल हिंसा होती, ना कल मौत होती, ना आज बहराइच का महाराजगंज जलता। इसीलिए लोग आज नाराज थे कि सरकार कहां थी, पुलिस कहां थी, प्रशासन कहां थी। और इस सरकार में भी अगर इस तरह के, क्योंकि इस सरकार की सबसे बड़ी यूएसपी ये थी कि किसी तरह की हिंसा और दंगा करने की किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन दुर्गा पूजा जुलूस के दौरान अगर कुछ लोग पथराव करते हैं तो उनकी हिम्मत पर सवाल खड़े होते हैं और पुलिस व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं। क्या पुलिस को अंदाजा नहीं था उस रूट के बारे में? क्या उस रूट की सेंसिटिविटी को वो लोग नहीं जानते थे? अगर ये जानते नहीं थे तो इंतजाम क्या किए गए थे? और अगर इंतजाम था तो फिर ये पथराव क्यों हुआ? और पथराव के बाद हालात बिगड़े तो पुलिस क्या कर रही थी? और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये कि दुर्गा पूजा के जुलूस में शामिल लोगों पर गोलियां कौन बरसाने वाला था? उस पर क्या एक्शन हुआ? पुलिस पर क्या कार्रवाई? लोग बड़ा आश्वासन, बड़ी कार्रवाई चाहते थे। यही वजह है कि पोस्टमार्टम के बाद आज जब सुबह शव घर पर आया है तो 5000 के आसपास पब्लिक उनके घर पर इकट्ठा थी और वो लोग कड़ी कार्रवाई चाहते थे। पुलिस के द्वारा आश्वासन नहीं मिला, लोग सड़क पर शव को रखकर प्रदर्शन कर रहे थे। हजारों की तादाद में पुलिस वहां पर जरूर मौजूद थी, लेकिन लोगों का आक्रोश नहीं थमा और लोग वो उस इलाके में एक बार फिर से जा पहुंचे जहां कल हिंसा हुई थी और उसके बाद वहां पर जमकर आगजनी की गई है। हालात बहुत ज्यादा बिगड़ गए थे। लखनऊ से लेकर बहराइच
तस्वीरें आप दिखा चुके हैं, आगे भी नजर बनाए रखें। कुछ देर के लिए आपको यहाँ रोकना चाहूंगी, लगातार आपकी रिपोर्ट्स भी हम दिखाते जा रहे हैं। फिलहाल पूरी जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इस बीच एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां यूपी उपचुनाव से जुड़ा ये बड़ा अपडेट है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी से मिले हैं और निषाद पार्टी अध्यक्ष संजय निषाद से फोन पर हुई बातचीत को लेकर खबर है। आरएलडी को उपचुनाव में एक सीट देने पर सहमति बनी है, निषाद पार्टी को भी एक सीट देने पर चर्चा जारी है। आमोद राय इस बारे में हमें और जानकारी दे रहे हैं। जी आमोद जी, बताएं इस मुलाकात और इस बातचीत के बाद क्या खबर सामने आ रही है? देखिए सुरभि, कल रात में जो बैठक हुई थी, अहम बैठक जो जेपी नड्डा के घर पर हुई, उसमें गृह मंत्री अमित शाह सरीके तमाम केंद्रीय नेता मौजूद थे और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, दोनों उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल थे। उसमें इस बात पे सहमति बनी कि उत्तर प्रदेश में आरएलडी को एक सीट दिया जाएगा, मीरापुर की सीट उसको दिया जाएगा और ये बात तय हो चुकी है। और उसको लेकर आज जयंत चौधरी से मुलाकात किया भूपेंद्र यादव ने और भूपेंद्र चौधरी ने, और उसके बाद वो बात साफ हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ निषाद पार्टी को जो सीट दिया जाना है, मझवा का सीट, उसको लेकर अभी भी थोड़ा पसोपेश बना हुआ है। अब तक संजय निषाद से मुलाकात तो नहीं हुई है भूपेंद्र चौधरी की, लेकिन फोन पे जरूर बातचीत हुई है। संजय निषाद 2 सीट चाहते हैं उत्तर प्रदेश में इस उपचुनाव में, मझवा की सीट और कटहरी की सीट, दोनों ही सीटों को उन्होंने मांगा है। लेकिन बीजेपी में मझवा की सीट को लेकर चर्चा हुआ है, लेकिन वहां भी बीजेपी चाहती है कि उसका उम्मीदवार वहां से चुनाव लड़े। अब उसको लेकर बातचीत चल रही है। उम्मीद की जा रही है कि आजकल में उस मामले को भी सॉर्ट आउट कर लेगी पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उसको लेकर एक रणनीति जो बनाई गई है, उसके तहत डील जो है सील हो जाएगा। चलिए, ये तो आमोद जी यूपी उपचुनाव से पहले हो रही इस गठबंधन फॉर्मूला के लेकर हो रही बैठक के बारे में आपने जानकारी दी, लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर और उसके बाद आपसे करूंगी सवाल, क्योंकि महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी की बड़ी बैठक इस वक्त जारी है, जिस बैठक में जेपी नड्डा और अमित शाह होंगे और संगठन मंत्री बीएल संतोष भी रहेंगे। बैठक में भूपेंद्र यादव, अश्विनी वैष्णव भी रहेंगे और पीयूष गोयल, विनोद तावड़े भी अब मुख्यालय पहुंचे हैं। इस बारे में फिलहाल आमोद जी क्या खबर? देखिए, जो बीजेपी के कोर ग्रुप की बैठक होनी है महाराष्ट्र की, अब इससे थोड़ी देर अगले 2 से 3 मिनट में ये बैठक शुरू हो जाएगी। सबको इंतजार है, 2 व्यक्ति पहुंचने वाले हैं, प्रमुख व्यक्ति, उन दोनों का इंतजार है। गृह मंत्री अमित शाह अभी थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं और उसके साथ ही देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पहुंचने वाले हैं। दोनों ही पहुंचते ही ये बैठक शुरू हो जाएगी। और महाराष्ट्र में जो राज्य स्तर पे सीटों को लेकर डिस्कशन हुआ है, वहाँ जो चुनाव समिति ने डिस्कशन किया है, उसको लेकर आज बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक हो रही है। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक यानी सीईसी की बैठक से पहले जो एक बैठक होती है, जिसमें सशरित तौर पर जो सीटों को 2 से 3 सीटों पर एक तरह से जूम इन किया जाता है कि इन सीटों पर ये नाम सही होने चाहिए। तो उम्मीदवारों के नामों पर आज एक तरह से कहें कि शॉर्ट लिस्ट कर लिया जाएगा उनके नामों को, और उसके बाद जो नाम आज शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनको लेकर सीईसी की बैठक में जाया जाएगा, जहां पे अंतिम मुहर लगती है। तो एक तरह से माना जाए कि बीजेपी अपने जो उम्मीदवार उतारेगी महाराष्ट्र में, उसको लेकर फाइनल नामों की सूची तैयार करने को लेकर आज बैठक है और ये अहम बैठक है। ठीक है, तो एनडीए घटक दलों के साथ सीट शेयरिंग के फॉर्मूले के साथ साथ उम्मीदवारों के नाम पर हो रही चर्चा पर भी आप नजर बनाए रखें आमोद जी। आगे इस बारे में और डिटेल जानकारी लेंगे, शुक्रिया। एक और बड़ी खबर, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस पर नया खुलासा, जहां जीशान पर डोजियर में लॉरेंस गैंग का कनेक्शन मिला है और डोजियर में लॉरेंस के गुर्गे सौरभ का नाम इसमें शामिल बताया जा रहा है। तो बाबा सिद्दीकी मर्डर केस को लेकर जिस तरीके से पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। इस वक्त की खबर जीशान पर डोजियर में लॉरेंस गैंग के कनेक्शन को लेकर है। बाबा सिद्दीकी मर्डर का ये मूसे वाला कनेक्शन आखिर है क्या, इस बारे में एक इंफॉर्मेशन आपके सामने रख रहे हैं, क्योंकि जीशान पर पुलिस डोजियर से खुलासा हुआ है जीशान का लॉरेंस गैंग से कनेक्शन है। डोजियर में दूसरे नंबर पर जीशान का नाम और डोजियर में 8वें नंबर पर सौरभ का नाम शामिल बताया जा रहा है। मूसेवाला मर्डर में सौरभ का नाम आया था। सौरभ महाराष्ट्र का रहने वाला है। सौरभ लॉरेंस गैंग का सक्रिय मेंबर है। अनमोल बिश्नोई का गुर्गा है सौरभ। तो जिस तरीके से इस पूरे मामले में इस नेक्सस को देखते हुए लगातार मामले की इन्वेस्टिगेशन हो रही है, बड़े अपडेट आ रहे हैं। इस बीच मुंबई से एक और बड़ा अपडेट है, जहां सलमान खान के फार्म हाउस की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला लिया गया है और बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद सलमान खान के फार्म हाउस की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नवी मुंबई के पनवेल में सलमान का फार्म हाउस है और नवी मुंबई पुलिस भी जिस तरीके से अलर्ट है, पहले भी फार्म हाउस की रेकी लॉरेंस गैंग की तरफ से की जा चुकी है, लेकिन इस वक्त मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए और सलमान के फार्म हाउस की बढ़ाई गई सुरक्षा को देखते हुए क्या खबर है, मुंबई से राजीव सिंह इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बताएं राजीव।
देखिए, नवी मुंबई पुलिस ने इस बात की पुष्टि की है कि जब बाबा सिद्दीकी का शूटआउट केस हुआ तो उसके बाद में जिस तरह से बाबा सिद्दीकी और सलमान खान को लेकर तमाम चीज़ों की जानकारियां सामने आने लगी और कहीं ना कहीं ये एस्टैब्लिश होने लगा कि बिश्नोई गैंग का इसमें हाथ है, उसके बाद ही नई मुंबई पुलिस पूरी तरह से अलर्ट होगी, क्योंकि बिश्नोई गैंग के शूटरों ने इसके पहले भी नई मुंबई में सलमान खान के फार्म हाउस की रेकी की है। अब नई मुंबई में पनवेल इलाके में फार्म हाउस पड़ता है और सबसे मुख्य बात है कि शहर से काफ़ी दूर, लगभग 20 से 22 किलोमीटर अंदर की तरफ पड़ता है, सुनसान इलाका है और वहाँ पर जाने वाली मात्र एक सड़क है। ऐसे में पुलिस उस रोड को बाकायदा बैरिकेटिंग करके रखी है। साथ साथ में जगह जगह पर पुलिस ने अपने मैनुअली भी लोगों को अलर्ट करके रखा है, गांव वालों को बता के रखा कि अगर कोई सस्पिशियस व्यक्ति दिखे तो पुलिस को सूचना दे। साथ साथ फार्म हाउस पर भी फिजिकली मैन पावर को डिप्लॉय किया गया है ताकि अगर कोई ऐसी स्थिति आए तो पुलिस उसको टैकल कर सके, फार्म हाउस के अंदर भी और फार्म हाउस के बाहर भी। यानी कि पुलिस किसी तरह का कोई चांस नहीं लेना चाहती, क्योंकि इसके पहले भी बिल्कुल जाहिर सी बात है, लेकिन पुलिस आगे मामले की इन्वेस्टिगेशन को देखते हुए इस पूरे नेक्सस में कौन कौन शामिल है, किसकी क्या भूमिका रही, इस पर भी नजर बनाए रखे। आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, क्योंकि किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयान के बाद अब बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। कहा चढ़ूनी ने कांग्रेस की कलाई खोल दी है, किसान आंदोलन कांग्रेस प्रायोजित था। सुधांशु त्रिवेदी की तरफ से कहा गया कांग्रेस को शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए। मैं ये मानता हूं कि जो भूपेंद्र हुड्डा है वो अति बुद्धिहीन है। हरियाणा में जो माहौल बनाया कांग्रेस के पक्ष में वो हमने बनाया था, वो किसान वर्ग ने बनाया था। किसान चलो मेरे को नहीं दी थी, दूसरे 2 किसान लीडरों को दे देता, कम से कम लोगों के अंदर ये तो जाता कि हाँ अब किसानों का कौन है जी, बीजेपी वैसे किसानों की तो हमने कांग्रेस नजदीक नहीं लगाती, फिर कहाँ जाएंगे ये। इसलिए हम आप खड़े हुए कि इसने किसी से समझौता नहीं किया और कांग्रेस ने इसके ऊपर छोड़ दी। और अब भी मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कांग्रेस हाईकमान को कि अब भी जो विपक्ष का नेता बनाना है वो भूपेंद्र हुड्डा को ना बनाए, क्योंकि पिछले 10 सालों में भूपेंद्र हुड्डा ने विपक्ष की भूमिका नहीं निभाई, किसान यूनियन ने विपक्ष की भूमिका निभाई थी। भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बयान आपने सुना, इस पर बीजेपी ने कैसे सवाल उठाए, कैसे घेराव किया, सुनिए। चढ़ूनी जी का वक्तव्य आया है, इसने फिर कांग्रेस की जमीन के अंदर क्या छुपा हुआ था वो उजागर कर दिया है। स्पष्ट रूप से वो कह रहे हैं कि हमने कांग्रेस के पक्ष में किसान आंदोलन खड़ा करके माहौल बनाया और कांग्रेस उसका लाभ नहीं ले सकी। और वो कई वैसे शब्द प्रयोग कर रहे हैं भूपेंद्र हुड्डा जी के लिए, जिसको हम यहां पर नहीं रिपीट करना चाहेंगे। मगर एक बात बहुत साफ हो गई, अब कांग्रेस की कलई खुल गई। बहुत साफ हो गया कि जिस आंदोलन को वो सहज और स्वाभाविक आंदोलन कह रहे थे, वो कांग्रेस के द्वारा प्रायोजित और पोषित आंदोलन था। ये आज के चढ़ूनी जी के इस वक्तव्य से साफ हो गया। वो राहुल गांधी जी के शब्दों में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अब मुझे लगता है कांग्रेस को इसके बाद शर्म से पानी पानी हो जाना चाहिए।